में थी, तो मेरी बहुत ही बड़ी समस्या थी कि हर जगह कुत्ते के पिल्ले पैदा हो रहे हैं, कभी यहाँ फँस रहे हैं, कभी वहाँ हो रहा विंटर्स है, में कभी कोई फ़ोन कर कोहरे रहा के है, बीच यहाँ पे में। कोई एक्सीडेंट हो गया। हर जगह मिज़री कुत्तों की, हुँ। और कोई एबीसी प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो मतलब एक तरफ तो मुझे गुस्सा भी आता था, भई सड़क पे कुत्ते नहीं होने चाहिए, हम भी चाहते हैं और कुत्ता भी यही चाहता है कि वो सड़क पे ना हो, है ना? तो अब बट अगेन आई कुड हैव आइदर साइड कि मारो कुत्तों को खत्म करो, बट आई डिसाइडेड टू फाइंड आउट कि इसकी कानून क्या है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये अगर कानून बना है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो उसको बनाने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, स्टडी किया जाता है कि व्हाट व्हाट एविडेंस क्या कहता है। एविडेंस बेस्ड लॉज हैं हमारे, और हम हमेशा पब्लिक कंसल्टेशन भी करते हैं किसी भी लॉ को नोटिफाई करने से पहले। तो ये मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा इसका एविडेंस देखते हैं, मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड देखते हैं। वो देखा तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पढ़ी, तब समझ में आया कि ये इसका सही तरीका है करने का, और ये ज़िम्मेदारी दी गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कि वो कुत्तों की नसबंदियाँ करें। तो हमारे मेयर थे विनोद चमोली जी, देहरादून में। तो बहुत ही कुत्तों के खिलाफ उनको एक बार हमने अपने एक इवेंट में बुलाया था। हमने एक सूफ़ी नाइट करी थी एज़ अ फंडरेज़र फॉर समथिंग, और उनको हमने बुलाया बहुत ही चाव से कि वो पशुओं के बारे में अच्छा-अच्छा बोलेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने तो माइक पकड़ के सबको कर दिया एम्बैरेस। क्या बोला? उन्होंने कहा कुत्ते आजकल बहुत काटते हैं और कुत्तों को तो बहुत तकलीफ होती है, पूरी जनता कुत्तों से परेशान है, ये वो। और उन्होंने ऐसा तीखा-तीखा सा बोल दिया। तो उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन था? इवेंट में कोई सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने? कुछ कॉमेडी और ऑफ थोड़ा एरर, तो तो हेडेड फंड रेजिंग का बट इवेंट था वो। ही इज़ अ पब्लिक सो यू रिप्रेजेंटेटिव। कैन नॉट से थिंग्स लाइक वो दैट। पूरे दिन पार्षद उनको बोलते होंगे, वो परेशान हो जाते होंगे, तो उन्होंने भी अपनी भड़ास निकाल दी। कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए, उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। आप लोग कुछ करना चाहिए, ये वो। हमने उस समय तो सुन लिया, बट हमें पता चल गया कि ये मेयर ना कुत्तों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुत्तों की प्रॉब्लम्स को लेकर लोग इनके पास आते होंगे। फिर जब मैंने पढ़ा और समझ में आया कि ये सॉल्यूशन है, तब मैंने जाकर उनको कहा कि आप एक मीटिंग बुलाइए, हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत साल पहले की बात है ये, तो उन्होंने बच्चा समझ के मुझे चलता साइड कर में किया, दिया। हाँ, ये कि था। हाँ, देखेंगे। तो ये सब भावुक लोग, एनिमल लवर्स। मैंने कहा हम्म। लवर-शवर कुछ नहीं, लवर नहीं हूँ मैं, बट मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के तहत बात करना चाहती हूँ। तो हम क्यों नहीं देहरादून को एक अच्छा शहर बनाएँ? हम कोशिश तो करके देखिए कि हम कानून का पालन करें। अभी तो हम ज़ीरो पे खड़े हैं। क्यों नहीं हम थोड़ा-सा करके देखते हैं कि कहाँ तक जाती है बात? नहीं माने, 2, 3, 4 मुलाकातों के बाद कहते हैं अच्छा चलो करते हैं फिर एक स्टेक होल्डर मीटिंग। बहुत सारे लोगों को बुलाया, फिर हमने 2-4 जगहों के एग्ज़ाम्पल्स लिए। उस समय चेन्नई, जयपुर में अच्छे एबीसी प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर, हम भी करते हैं। फिर हमने उनको डिज़ाइन्स बताए कि हम ऐसे करेंगे, पूरा डीपीआर बनाया, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। कि हम इतने केनल्स बनाएँगे, इतना ऑपरेशन थिएटर होगा, ऐसे व्हीकल्स होंगी, कुत्तों को पकड़ा जाएगा, ज़ोन वाइज़ करेंगे, एक-एक ज़ोन को कर के सारे कुत्तों को न्यूटर करके डिक्लेयर करेंगे कि अब ये ज़ोन की पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ हो गई, अब ये ज़ोन की पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ हो गई, यहाँ सब न्यूटर्ड है, वैक्सिनेटेड है। तो उनको लगा हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो वही वही मेयर जो इतना तीखा बोलते थे और क्या हमें झाड़ के गए थे वो हमारे ही इवेंट में हृदय कुत्तों के लिए, परिवर्तन पूरा। वो इतना पलट गए। उन्होंने इतना सुंदर हॉस्पिटल बनवाया, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर देहरादून में, जो देश का पहला इतना साइंटिफिकली मेड और इतना सुंदर मॉडल एबीसी सेंटर बना। उसके बाद वहाँ पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई गई। हमने कहा सिर्फ ढांचा बनाने तक नहीं है, प्रोसेसेस अच्छी होनी चाहिए। तो हम उस समय कोई कानून नहीं था मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का, हमने खुद बनाई। एक लोकल अथॉरिटी के लेवल पे, एक स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, जिसकी आज तक मेंबर हूँ मैं, एंड थैंकफुली दैट स्टेट इज डूइंग वेरी वेल। तो उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, और उसके बाद आज के डेट में अबाउट 85% से ज़्यादा डॉग पॉपुलेशन इन देहरादून इज न्यूटर्ड। पपी साइटिंग होती नहीं है, पिल्ले तो दिखते ही नहीं है, लैक्टेटिंग मदर्स नहीं दिखती, क्योंकि जो बच्चा वाली माँ होती है वो काटने के लिए ज़्यादा आती है,
उसको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एंग्जाइटी होती रहती है। ओके। तो बच्चों वाली माएँ दिखना इज अ साइन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा। पिल्ले दिखना इज अ प्रॉब्लम। पपीज दिख रहे हैं इज अ प्रॉब्लम। ओके। दैट मीन्स you're not doing ABC program there. या अगर कोई फीमेल हीट पे है, और क्योंकि जानवर तभी मेट करते हैं जब फीमेल हीट पे होती है, और अगर फीमेल हीट पे है तो 10-12 कुत्ते उसके पीछे झुंड बना के चलेंगे, compete करेंगे मेटिंग के लिए। ओके। उस समय पे वो बहुत Aggressive. एंग्शियस एनर्जी होती है उनके अंदर, तो बाइट कर सकते हैं। वो सब ट्रेंड्स हमें देहरादून में कम्प्लीटली नहीं दिखे। यहाँ तक कि हमने देहरादून के प्रोग्राम की और उसके बाद उत्तराखंड के अन्य बाकी के शहरों के प्रोग्राम्स की भी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही अपने शहर के प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, तो हमने थर्ड पार्टी से इवैल्यूएट करवाया। द रिजल्ट वाज अमेजिंग। Okay. So there's a good model. If a small state like Uttarakhand can do it, अगर लखनऊ कर सकता है, उसके बाद लखनऊ ने आके हमारा ही प्रोग्राम देखा और उसके बाद देश का सबसे बड़ा ABC सेंटर बनाया। इतना बढ़िया और इतना आधुनिक ABC सेंटर, जहां एक सेंटर से पूरे लखनऊ का अप्रोक्सीमेटली 65% डॉग पॉपुलेशन 4 साल में कवर हो गया। ओके। एंड वहां पे भी अभी हमें पपी साइटिंग, लखनऊ की डॉग बाइट्स ज्यादातर अब हम देख रहे हैं पेट डॉग्स की आ रही है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स में क्या होता है कि जब हम उनके जेनिटल्स निकाल लेते हैं, मेल डॉग्स में टेस्टिकल्स और फीमेल डॉग्स में उनकी ओवरीज और यूट्रस हटा देते हैं, तो उनका जो एंग्जाइटी वाला हार्मोन है ना, वो कम हो जाता है, तो अग्रेशन में बहुत कमी आ जाती है। दूसरा, बच्चे नहीं पैदा होने तो लड़ना किस बात का, मीटिंग नहीं करनी तो लड़ना किस बात का, लड़ाई नहीं करनी तो काटना किस बात का, है ना। बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना तो फिर काटने की कोई वो नहीं उठती, तो अग्रेशन कम हो जाता है। सो दैट वी कैन सी। गौरी, ये तो लार्जर आंसर हो गया। अगर क्रक्स में ऑडियंस से समझना चाहे कि इस तरीके का कोई सा भी जब प्रोग्राम चलता है, तो ये जो 70% पॉपुलेशन जो है उनको स्टेरिलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर मतलब ब्रीफ में ऑडियंस समझना चाहे तो ये है कि फीमेल सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए, मतलब पहले फीमेल डॉग्स को स्टेरिलाइज करते हुए जोन वाइज होना चाहिए। ओके। क्योंकि हमने यहाँ वहाँ कहीं पे से उठा लिए तो वो प्रोग्राम फेलियर है। ठीक है। हमें साइंटिफिक प्रोसेस से जोन वाइज स्वीप मोशन में शहर के एक कोने से शुरू करते हुए दूसरे कोने में जाना पूरा चाहिए। शहर कवर करना होता है। या हम कॉन्सेंट्रिक में जा सकते हैं, हम बीच से एक जगह से शुरू करें और हम रेडिएट आउट करें। ठीक है। बट हमें जोन वाइज करना बेहतर रहता है, क्योंकि अक्सर म्यूनिसिपैलिटीज जो जोन्स में बटी हुई होती है, तो हम एक एक जोन को कवर करके बोल सकते हैं कि यहाँ का प्रोग्राम हमने कर लिया है, हो गया है। फीमेल सेंट्रिक क्यों होता है? उससे रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। किस वजह से? क्योंकि बच्चे वही पैदा करती है। अच्छा। अगर हम 20 कुत्तों को भी न्यूटर कर दें और एक भी कुत्ता वहां पे अनन्यूटर्ड है मेल, तो जो फीमेल है वो तो इम्प्रेग्नेट हो ही जाएगी। अगर हम फीमेल्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, फीमेल्स को पहले कर दें, मेल्स को भी करें, क्योंकि मेल्स को न्यूटर करने से अग्रेशन कम होता है, बाइट्स में कमी आती है। फीमेल्स को न्यूटर ज्यादा करने से पॉपुलेशन में कमी आती है। मतलब कुत्ता समाज में भी जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल का बोझ है वो महिलाओं के ऊपर है। मेरा क्वेश्चन एक है कि हम मतलब जब हम ये वाला आया था, अभी चल रहा है मामला, हमने बहुत लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हो गए, सुबह पार्क जाते हैं, उनको जाने से डर लगता है क्योंकि इतने सारे डॉग्स हैं। रेबीज होना एक एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे। बच्चे, छोटे बच्चे साइकिलिंग करते हैं, हम स्कूटी में भी देखते हैं। मेरे कजन ब्रदर बाइक पर था और उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ गया था और वो फिर फिसल गया, जिससे एक्सीडेंट हो गया। तो लोगों का ये भी कंसर्न है। रेबीज एक प्रॉब्लम है, बट ये भी कंसर्न है। इससे ये क्वेश्चन आता है कि जो कुत्ते हैं सड़क पे भी रहते हैं बट अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनके अग्रेशन में क्या बढ़ोतरी देखी गई है और जो ये पैटर्न है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। बहुत सारे कुत्ते जो है वो पैक्स बना लेते हैं और अग्रेशन दिखाते हैं, और ABC या एनिमल बर्थ कंट्रोल इसका एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा इलाज है, क्योंकि ये पैक टेंडेंसी, अग्रेशन, ये सब कुछ उससे ऑफ कोर्स कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होता है बॉडी में। न्यूटरिंग के समय से इट टेक्स अबाउट 4-5 months फॉर अग्रेशन टू इमीडिएटली कम डाउन। अगर हम जो घरों में कुत्ते पालते हैं
उनमें हम उनको न्यूटर नहीं करके रखें तो बहुत मुश्किल होता है, वो कुत्ता थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा होता है, न्यूटर कर दे तो बिल्कुल शांत हो जाता है। मेरे पास तो घोड़ों का अस्पताल है देहरादून में और 150 के करीब घोड़े हैं, कोई भी अनन्यूटर्ड घोड़ा हम मैनेज ही नहीं कर सकते। तो हर घोड़ा वहाँ पे न्यूटरिंग नहीं बोलते हैं, घोड़ों में गेल्डिंग बोलते हैं, सेम प्रोसेस, बट हर घोड़ा कोई मेल अगर आया तो उसको आते ही सबसे पहले गेल्डिंग होनी ही है। क्योंकि वो मैनेजमेंट का एक वो है, मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि अग्रेशन ज्यादा होता है अनन्यूटर्ड में। अब दिल्ली में व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये पार्क्स वार्क्स में लोगों को थोड़ा जाने में तकलीफ होती है, बुजुर्ग और बच्चों को स्पेशली। राइट, सो इसकी स्क्वायरली जिम्मेदारी इज ऑन एमसीडी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल्स दिए ना, दूसरे शहरों में एक एक एबीसी सेंटर ने बहुत ही कमाल का काम किया विद गुड मॉनिटरिंग, विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में 20 एबीसी सेंटर्स हैं, एक दो छोड़िए 20 आउट ऑफ 20 एबीसी सेंटर्स, नॉट वन इज मेड करेक्टली। झड़ती हुई बिल्डिंग, छोटे छोटे घटिया से कैनल्स, छोटा सा ओटी, बेसिकली बहुत ही घटिया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं तो कभी कुछ, बहुत ही मतलब ऐसे एबीसी सेंटर्स जहाँ पे आप एसेप्सिस मेंटेन नहीं कर सकते, जहाँ बीमारी की जड़ फैले। और उसके बाद ज्यादातरों को हमने इंडिविजुअल्स को टेंडर पे दे दिया। अब वो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, पिछले करीब 10-15 सालों से बिलिंग तो एबीसी की चल रही है, लेकिन एबीसी हो नहीं रहा है, पेपर वर्क पूरा है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो भी इनमें कॉन्ट्रासेप्शन का कोई कॉन्सेप्ट है या इनको ऑपरेट ही करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा? क्योंकि अगेन इस पे भी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेकमेंड किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, हमारे जैसे देशों के लिए एबीसी इज द ओनली सोल्यूशन। कॉन्ट्रासेप्टिव्स करेंगे तो मेल डॉग्स में अग्रेशन या फीमेल्स की एंजाइटी जाएगी नहीं और वो हीट पे आती रहेगी। तो सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं रोकनी है, अग्रेशन भी कम करना है। सो विच इज वाई एबीसी इज दी ओनली। जब भी मैं एबीसी बोल रही हूँ, दैट्स एनिमल बर्थ कंट्रोल, विच इज अ सर्जिकल मेथड। सर्जरी करके मेल डॉग का टेस्टिकल्स हटा देते हैं, फीमेल डॉग की ओवरीज और यूट्रस हटा देते हैं। इन कॉन्ट्रासेप्शन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? कॉन्ट्रासेप्शन कोई कॉन्सेप्ट। और ये किस उम्र में कर देना चाहिए? 6 महीने से ऊपर। अगर प्रिसाइज नंबर कॉन्टेस्टेड है कि दिल्ली में मतलब वो 1 मिलियन है या 8 लाख हैं या 7 लाख हैं, तो हाइपोथेटिकली अगर वो 10 लाख की पॉपुलेशन हम मान ले एक बार के लिए 10 लाख कुत्ते होंगे, तो ये जो साइटिंग होती है लैक्टेटिंग मदर की या पपीज़ की, उसको रोकने के लिए इस पॉपुलेशन को मतलब किस नंबर पे लेके आना होगा? शर्म की बात है कि हमें हाइपोथेटिकल पे जाना पड़ रहा है। इनको तो सर्वे कराना चाहिए था एमसीडी को, समय समय पर डॉग पॉपुलेशन सर्वे कराते तो आज की डेट में हमें नंबर पता होता। ना सर्वे कराया, क्योंकि सर्वे कराएंगे तो पोल खुल जाएगी। हमने आरटीआई लगाया अभी पिछले 2 महीने पहले, क्योंकि अभी जवाब नहीं आया है, सेकंड अपील में है। हमने आरटीआई में पूछा कि आपने पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में कितने कुत्तों की नसबंदी की पेमेंट जारी की, मतलब कागज पे कितने कुत्तों की नसबंदी बताइए। इन 7 years 7 लाख डॉग्स नसबंदी ये कागज पर बता रहे हैं। अगर 7 लाख कुत्तों की नसबंदी हो गई होती दिल्ली में, तो आज इतने कुत्ते हम जो देख रहे हैं वो तो छोड़िए, इसके आधे भी ना होते। तो ये फिगर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही फेक है। दूसरा, ये जो आज की डेट तक पेमेंट्स निकालते हैं, जैसे एक उस्मानपुर का इनका एक एबीसी सेंटर है, वहाँ पे कोई 12-15 कैनल्स हैं। 12-15 कैनल्स में जो भी कैपेसिटी होगी, जब ये महीने का बिल बनाते तो कहते हैं हमने 1,500 कुत्ते सर्जरी कर लिए। तो फिर आपने पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखा कहाँ? अपने घर ले गए थे क्या? कैनल्स होते हैं ही नहीं। इसी तरह बाकी भी उनकी हालत है एबीसी सेंटर्स की। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया, हमने आरटीआई में पूछा कि सिंस दिस इज अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, आरटीआई में कवर्ड होता है। तो हमने पूछा कि आपने अगर रेबीज वैक्सीन्स लगाई हैं इन सब कुत्तों को जो मैंडेटरी है, तो रेबीज वैक्सीन खरीदी भी होगी तो खरीद के प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड दिखा दो। तो वो ही नहीं है किसी के पास, तो आपने रेबीज वैक्सीन भी नहीं लगाई, इसका मतलब। अब हमने पूछा कि अच्छा ऑपरेट किया है, अगर सर्जरी करी है तो बेहोश तो किया होगा ना,
जीते जागते कुत्ते के तो आपने टेस्टिकल्स नहीं खींच लिए होंगे, बेहोश तो किया होगा। तो एनेस्थेटिक जो केटामीन होता है वो तो बहुत ही मतलब आप लाइसेंस्ड फार्मेसी से ही खरीद सकते हैं, तो आप उसका प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड दिखा दीजिए, वो भी मैच नहीं करता विद द नंबर ऑफ डॉग्स दैट दे आर सेइंग दैट वी स्टेरिलाइज्ड। तो ये सभी झूठ बोल रहे हैं। और पिछली सरकारों के दौरान इतना करप्शन गहराई तक जा चुका है एमसीडी में कि उसको बदलने में ये सरकार को अभी साल भर लगेगा। जैसे बिहार में चारा घोटाला हुआ था, दिल्ली ये में एबीसी घोटाला है। एबीसी बेचारा ओ, घोटाला अगर बोले yes, इसको तो ये चला रहे हैं, मतलब yes. एज पर यू मतलब एक करप्शन का प्रॉपर स्कीम चल रहा है मैं कुत्तों के स्टरलाइजेशन। चेरी ऑन द टॉप बताती हूँ। 2006 में हाई कोर्ट ने कहा कि घोगा डेयरी का एक एरिया है, वहां पे लैंड एलोकेशन होगा, ये सब जगह की डेयरियों को हटाओ, वहां पे भेजो। तो ठीक है, लैंड एलोकेशन करना था, एक एक डेयरी वाले को जो शिफ्ट करना चाहता था उसको वहां लैंड एलोकेट करनी थी। एक अधिकारी ने करीब 65% लैंड एलोकेशन बोगस किए। 65% लैंड एलोकेशन दिल्ली के अंदर बोगस थे। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि हम मतलब आश्चर्यचकित है कि एमसीडी ये भी कर रहा है। अब उसी अधिकारी को बाद में कई और पचड़ों में वो फंसे, सस्पेंशन हुआ, स्टे लिया वगैरह वगैरह। आज के डेट में वो नोडल अधिकारी है एबीसी प्रोग्राम के, ये तो नाम दिल्ली पता के। करना बहुत इजी है यार। ये तो गूगल करके आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से अधिकारी की बात कर रही हैं गौरी। नहीं बट अगेन मतलब मैं और हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हमें अच्छा प्रोग्राम चलाना है तो हमें साफ और चुस्त अधिकारी चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, वहां पे बहुत ही साफ छवि के और चुस्त अधिकारियों को, अक्लमंद अधिकारियों को रखा गया है जो इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं और जो छोटे मोटे पचड़ों में और घोटालों में ना पड़े। यहाँ पर तो घोटालों का अंबार है। आज तक 2023 में केंद्र सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स निकाले, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स निकाले 2023 में। यहाँ की जो सरकार थी उस समय की, उन्होंने कहा हम मानते ही नहीं, क्योंकि उस रूल में लिखा था कि हर ओटी में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, हर केनल में, मतलब केनल एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाएगा। कैसे इन्होंने कहा बताइए? हम मानते ही नहीं। आज अब कहीं जाके, चूंकि मैंने कंटेम्प्ट में इनको घसीट लिया हाई कोर्ट में, तब लगा रहे हैं, मगर अभी तक नहीं माना था। एस्टिमेटेड करप्शन कितना होगा एनुअली ये कुत्तों का जो बर्थ कंट्रोल है, इन पर्टिकुलर एनिमल बर्थ कंट्रोल का एस्टिमेटेड कोई रफ नंबर, क्या इतने का तो करप्शन कर रही है हर साल, इतने नंबर और इतने जितना पैसे भी ये बता रहे हैं उसका 3/4 करप्शन है, हाइपो एक कोई 1/4 हो रहा है। एक हाइपोथेटिक नंबर इन रुपीस कि इतने का तो करप्शन एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पे दिल्ली में हर साल हो रहा है, कोई रफ नंबर रैंडम? सिर्फ एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पे डेफिनेटली 10-15 करोड़ का तो होगा एनुअली। ये उससे मतलब ज्यादा का ही हो रहा होगा। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर्स बता रही हूँ, बट ये इसी के नाम पर 10-15 करोड़ तो 100% करते हैं। और कुछ ऐसा पैसा है जो सरकार के पास से नहीं जाता लेकिन एमसीडी के पास आता जरूर है। मैं बताऊं कैसे? जैसे RWA कोई है, उसे एमसीडी को बुलाया कि मेरे कुत्तों की नसबंदी करने के लिए लेकर जाना है। एमसीडी वाले पहुंच गए वहां, उन्होंने नसबंदी के लिए कुत्ते उठाए, RWA वाले ने पीछे से पकड़ा दिए 5,000 कि इनको ना कहीं और छोड़ देना, यहाँ मत लाना वापस। तो ये वाला करप्शन भी है जिसकी गिनती मुश्किल है, बट बहुत होता है। बट सरकारी पैसों में पिछले मतलब 10 सालों में मिनिमम 150 करोड़ का करप्शन तो मिनिमम हुआ है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को ये ठेका नहीं दिया जा सकता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को ही देना है जो पंजीकृत है केंद्र सरकार में। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो, उसी को एनिमल बर्थ कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है कहीं पे भी पूरे इंडिया में। दिल्ली ने मानने से मना कर दिया। उस समय की जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई इंडिविजुअल्स अपने पकड़ लिए, कोई होंगे कोई आम आदमी पार्टी के, उन्हीं को उठाकर टेंडर्स दे दिए और उसके बाद उनको रेगुलेट करने से तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। और धड़ाधड़ वो दिखा रहे थे, हमने आज 1000 कर लिए, इस महीने हमने 1,500 कुत्ते कर लिए और उनको पेमेंट्स रिलीज हो रहे हैं।
किसकी जेब में कितना जा रहा है भगवान जाने। बट एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के पास बहुत लेट आई है, आई थिंक जब भी आई है 2022 उसके में। पास, उसके पहले भी रही होगी। 23 से जब नए रूल आए तब से तो आम आदमी पार्टी ही थी जिसने उसको मानने से मना किया, तो लाइक बिल्कुल ही मना किया। हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया, उसी की तो हम कंटेम्प्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकते, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि आप इंडिविजुअल्स को ऐसे ठेके दे सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं हम तो देते हैं। साल भर तक नहीं माने, साल भर तक जब इन्होंने उसकी अवमानना करी, कंटेम्प्ट किया, तब हम वापस हाई कोर्ट गए। इस पे अभी मेरा एक लाइटर वेन का क्वेश्चन ये है कि आपकी कभी कुत्तों से बात हुई, वो क्या कहना चाहते हैं? हमने भी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक ऐसी इन्फ्लुएंसर डिस्कवर की जो कि कुत्तों से बात कर सकती हैं, प्लांट कम्युनिकेटर। से, बाकी एनिमल से। आपकी कुत्तों से कभी कोई बात हुई? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? मैं बिल्लियों से ज्यादा बात करती हूँ। अच्छा, कर सकते हो वैसे होना। अब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब हम कर सकते हैं कम्युनिकेट, उनका भौवो जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन लैंग्वेज आप हमने कह डिसाइफर सकते हैं किया आप अभी तक। लिटरल कुत्तों की बात कर रहे नहीं, ये मेरा सीरियस क्वेश्चन, तुम लोग बिल्कुल हंस सीरियस के नहीं निकाल है, दोगे। ऑन अ लाइटर वेन बोल देखिए, कल हमने हम डिस्कवर किया इंस्टाग्राम पे हम एक सब इन्फ्लुएंसर। स्पेशली इंडियंस, हम जो हमारा कल्चरल बेडरॉक जो है ना, वो बहुत कंपैशन वाला है। तो हम कुत्ता छोड़िए, हम किसी भी जानवर से, हम कौवे को देखते हैं अपनी तरफ मुंह करके कौं कौं करते हुए, तो हम कहते हैं ये बोल रहा है कि मेहमान आएगा, हाँ, मतलब कौवे का राइट? कहना है कि तो हमारे यहाँ कोई कभी आने वाला गाय है। हमारे दरवाजे पे आके बै बै करी तो हम कह रहे खाना मांग रही है। हम इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ कल्चर ही ऐसा है। एक इन्फ्लुएंसर जो टेलीपैथी की बात कर रही हैं, आप एनिमल एक्सपर्ट हैं, इज इट पॉसिबल कि इंसान टेलीपैथी के थ्रू, मतलब काइंड ऑफ लिटरली या इन सम सेंस जानवरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? है पॉसिबल साइंटिफिकली? आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। ओके, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्लेम करना उचित भी होगा। हम सब अपने साथ जो हमारे पेट्स रहते हैं उनको हम इंट्रिंसिकली समझते हैं। मेरी बिल्ली है, वो मेरी गोद में आके बैठ के मेरा मुंह देखे तो मुझे पता है कि उसको खाना चाहिए, कि उसे खिड़की खोलना मांग रही है, क्या मांग रही है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे सारे कुत्तों की, सारे जानवरों की या सारी बिल्लियों के बारे में सब कुछ पता है ना, हो ही नहीं सकता। अगर किसी कुत्ते ने किसी एनिमल एक्सपर्ट से टेलीपैथी में कहा हो कि ये तो जस्टिस पर्डीवाला ने जो हॉलीवुड की मूवी कोट की है, मेरे को आई एम हर्ट, तो ये मैं है? मान लूंगी। अच्छा, अभी कंपैशन की बात हो रही थी ओवरऑल एनिमल्स को लेके, बट एक सेक्शन है जिसका ये कहना है कि फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि डॉग्स के लिए एक जनरल वो है कि उनके लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों का एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। हाँ, ये सच है एक्चुअली, क्योंकि हम कुत्तों को देखते हैं ना, इसलिए ज्यादा है। अब वैसे देखा जाए तो जो जानवरों को हम फैक्ट्री फार्मिंग में रखते हैं, जैसे मुर्गियों को, 40 करोड़ मुर्गियां इतने छोटे छोटे पिंजरों में रहती हैं, जो अंडे वाले फार्म होते हैं ना, जहाँ एग लेइंग हेन्स को रखा जाता है। इतने A4 साइज के पेपर से कम जगह होती है जहाँ पे उनको आजीवन रहना होता है। अबाउट 1.5 years की उनकी लाइफ होती है, उसके बाद उनको स्लॉटर कर देते हैं। मगर 1.5 years तक वो इतनी छोटी सी जगह में रहती है, लोहे की जाली के अंदर। 40 crore lives, कोई नहीं तड़पता उनके लिए, नहीं हो रहा है ना। हम एक्वाकल्चर में मछलियों को जब पालते हैं, जो मैन मेड एक्वाकल्चर पॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम ठूस के कैटफिश, ये वो तमाम तरह की मछलियों को डाल देते हैं, और उनको खाना ना खिलाना पड़े तो पता है हम क्या करते हैं? हम घरों के और पास की बस्तियों के टॉयलेट्स का पाइप्स लाके सीवेज के उन पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं, जिससे जो ह्यूमन फीसीज है ना, वो खा के मछली पल जाए। और चूंकि वो मरे ना, अब ह्यूमन फीस, एक्चुअली सूएज फीडिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग इन एक्वाकल्चर। और ये कंजम्पशन वाली मछलियां जो लोग खा रहे हैं, और नहीं तो क्या, आप मछली को टांगने एक के लिए बहुत तो बड़ी ना, आबादी खाने के लिए मछली खाना छोड़ने वाली है। नहीं, ये काफी नहीं है। जब हम उसको पॉटी खिलाते हैं तो पॉटी खाने से वो मर जाएगी। तो उसको मरने से रोकने के लिए फिर हम खूब सारा एंटीबायोटिक लेते हैं, उसको तालाब में डाल देते हैं, जिससे वो एंटीबायोटिक उसको एक रेजिस्टेंस तो जो हम मछली खाते हैं वो ऐसे कोई जल की रानी टाइप की नहीं होती है, वो बेसिकली पॉटी और एंटीबायोटिक का मिश्रण होती है। प्लीज गूगल फॉर सूएज फीडिंग इन एक्वाकल्चर।
Is it happening at a large scale? लार्ज स्केल। कौन In मछली India को also? खाना, इंडिया ही की तो बात कर रही हूँ मैं। और ये स्वीट वाटर में भी? आप जाइए, आप कहीं भी देखिए, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह, वाह महाराष्ट्र। वाह। कब ये कह रहे सुएज खाना फीडिंग, छोड़ दो। सुएज फीडिंग को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी है। एक सुएज को हमें एसटीपी लगाना था, उसको ट्रीटमेंट करना था, वो खर्चा बच गया, मछली ने खा लिया, इसका खाने का खर्चा बच गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गई। कोर्ट में भी तो एक बात उठी थी ना कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो खुद चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, लेकिन डॉग्स के नाम पर ये प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। बेतुकी बात है, झूठ मैं बात वैसे है। मेरा सेम क्वेश्चन था कि कैन यू बी अ नॉन वेजिटेरियन एंड एन एनिमल लवर एट द सेम या टाइम? आज कोर्ट में भी ये बात ये आई। लवर होते क्या है मेरे को आज तक समझ में अरे नहीं आया। ये आज- लवर मेरी समझ में नहीं आया। पागलपन है इंस्टाग्राम नहीं, पे ये डॉग लव का। बात ये हो रही थी कि 10 लाख कुत्तों की को हमें समेट के 1-2 जगह 4 जगह बंद करके रखना है, तो क्या कानून ये अलाउ करता है कि नहीं? क्योंकि हम कोर्ट में हैं, तो हम भावनात्मक बातें तो करेंगे नहीं, इमोशनल तो होएंगे नहीं। हम सिर्फ लॉ पे बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, राइट? तो हम लॉ पे बात कर रहे थे। सडनली दूसरी तरफ से आता है कि कुत्तों जानवर तो खाते हैं और तुषार उसके मेहता ने बाद ये बोली करते हैं। हम्म, सॉलिसिटर solicitor जनरल ने general, कहा। तो हमें ये लगा कि सॉलिसिटर जनरल सबसे बड़े वकील होते हैं पूरे देश के, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जब मुंह खोले तो डेटा की बात बताए, वो लॉ की बात बताए, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताए, वो लॉ को इंटरप्रेट करे। ये मन की बात तो ना करें कम से कम। क्योंकि जानवरों को अगर कोई खाता है व्यक्ति, मैं नहीं खाती, मैं वीगन हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसके खिलाफ कोई कानून तो है नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो मंच है जब वो सॉलिसिटर जनरल अपने सहकर्मियों को, अपने कॉलीग्स को ये ताना मारे? ये थोड़ा सा हल्का बिलो द पड़ा। बेल्ट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का एनफोर्समेंट होना चाहिए। आप कह रहे हैं तुम तो जानवर खाते हो, तो जानवर खाने पे रोक थोड़ी ना लगाई सरकार ने। सरकार तो सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करती है ना? हम तो सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स हैं ही। देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग कि खाना चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं खाना चाहिए। आप कानून बना दीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है। और फिर आप पूछिए कि आप तो खाते हैं, तो ये तो गलत करते हैं, आप कानून का उल्लंघन करते हैं। पर जब तक आपने देश को वेजिटेरियन बनाया नहीं है, तो किसी के नॉन वेजिटेरियन होने पे आप ताना कैसे मार सकते बट हैं? सोशली गौरी इस आर्ग्यूमेंट से किसी का इत्तेफाक हो सकता है और वो जानना चाह सकता है आपके से एक्सपर्ट से कि अगर कोई अपने आप को एनिमल लवर डॉग लवर बता रहा है ना, और एट द सेम टाइम वो रेड मीट कंज्यूम कर रहा है या चिकन खा रहा है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे नहीं दिखाई देगा कि एक पर्टिकुलर इसमें ना वो कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से आता है कि जो आपने दो Bias. एग्जांपल्स दिए कि इंग्लैंड ने हमारे स्लेवरी के टाइम पे लिख रखा था इंडियंस डॉग्स नॉट अलाउड। 16th सेंचुरी में लंदन में कुत्तों के साथ इस तरीके से उन लोगों ने मतलब बिहेव किया कि उनके यहाँ इतना बड़ा एपिडेमिक आ गया। बट एट द सेम टाइम अभी जो इंस्टाग्रामेबल एक ट्रेंड है, मतलब जहाँ पे बायो में डॉग लवर लिखना, कुत्तों के साथ फोटो डालना बहुत कूल लगता है, अपीलिंग लगता है। एट द सेम टाइम मतलब अपनी तीसरी फोटो में आप मटन खाते हुए दिख रहे हैं, तो किसी को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि यार थोड़ी बाइकॉटरी है, मतलब मत करो ये। और उस पर आपका पर्सनल ओपिनियन लोग जानना चाहते हैं, रीजन किसी बीइंग को यू आर एन कुछ भी एक्सपर्ट ऑन। करने से अब ये कोई किसी कानून के दायरे में तो आता नहीं है, ठीक है है। ना? ना उसको आप डॉग लवर होना आप कह सकते हैं कि जी आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप तो अपने आप को ये लिख नहीं सकते। ना आप उसके मांस हिपोक्रेसी खाने है, का हम लीगल एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ तरुण कि कभी कभी लोग धीरे धीरे ग्रेजुएट करते हैं। मैं अपने खुद की बात बताती हूँ। मैं मांस खाती थी, इतना मांस खाती थी, हर प्रकार का। मैं पोर्क भी खाती थी, मटन भी खाती थी, फिश चिकन सब खाती थी 17-18 साल की उम्र तक। और बचपन में मेरे पेरेंट्स वेजिटेरियन थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। अगर वो रोकते तो शायद मैं ना रोकती, बट उन्होंने नहीं रोका, तो मैंने सोचना शुरू किया। मगर मैं क्या करती थी, वेजिटेरियंस का मजाक उड़ाती थी कि ये देखो तो घास फूस खा रहे हो, घास फूस खा रहे हो करके। तो आई वॉज वेरी इनसेंसिटिव, बट आई यूज टू लाइक डॉग्स। कुत्ते मुझे पसंद थे। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लव वव नहीं, बट पसंद थे। फिर जब लगा कि हमें कुछ बड़ा करना है लाइफ में, अपने से बड़ा करना है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी चल जाए वो नहीं, हमें किसी बड़े पर्पस की तरफ काम करना है। तब जानवरों के काम से जुड़ी। जब उनकी हालतें देखी, तब एक दिन अंदर से आवाज़ आई कि यार ये क्या है?
एक को खा रहे हो, दूसरे को बचा रहे हो, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। वो बल्ब ना खुद ही जलता है, वो किसी के जलाने से नहीं जलता। एक टाइम पे मैं खुद, मेरी वो विंडो छोटी थी, जब मैं खा भी रही थी और बचा भी रही थी, और मेरा बल्ब शायद जल्दी जल गया। कुछ लोगों का देर में जलेगा, है ना, बट इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस। डेफिनेटली, बट एट द सेम, जैसे ये तो एक मेरे को लगता है कि बाइगॉटरी या हिपोक्रेसी बोलते हैं, बाइगॉटरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि हिपोक्रेसी का स्पेस है जहाँ पे मतलब आप एट द सेम टाइम मीट कंज्यूम कर रहे हो हम और कुछ ना कुछ लेवल पर ना जरूर होते ही हैं आई हिपोक्रेट। टोटली एग्री। अब मेरे को कुत्ते पसंद है, मेरे को बिल्ली पसंद नहीं है, ये अलग मेरे अर्बन को, डिबेट है, डॉग हाँ वर्सेस ये कैट, हाँ, दिल्ली वर्सेस मेरे मुंबई की को, स्केल की डिबेट है। मेरे को चिड़िया ही पसंद है, मैं तो तोते पालती हूँ। मुझे तो सिर्फ गाय पसंद है, मैं तो गौरक्षक हूँ। मेरे को भैंस नहीं पसंद है। तो भैंस ने क्या बिगाड़ा भाई, दूध तो तुम भैंस का पीते हो तो मौसी हुई ना। 200% है ना, रेसिज्म है तो वहां पे, आई थिंक कलर का हम इतने रेसिस्ट है। इतने टुकड़ों में क्यों बांटते हैं जानवरों को। हर जानवर, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, मछली हो, कोई भी हो, बिल्ली हो, चींटी हो या छिपकली हो, उन सबको दर्द होता है, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। और हमें जहां तक हो सके किसी के लिए तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहिए। दैट इज द फिलॉसफी, आई थिंक दैट इज द मोस्ट सनातन फिलॉसफी, दैट इज द मोस्ट इंडियन फिलॉसफी, दैट इज द फिलॉसफी दैट हैज केप्ट अस टुगेदर एज अ सिविलाइजेशन। क्योंकि इतनी वेव्स ऑफ अटैक हमारे ऊपर आए हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, ओवर सेंचुरीज, लेकिन हमने अपनी भारतीयता नहीं छोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोर वैल्यूज हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए। ये हमारी कोर वैल्यू एक है कि हमने हर जानवर को भगवान बना रखा है ना। चूहा गणेश जी का वाहन है जी, सुअर वाराह अवतार है जी, विष्णु जी का अवतार है। शेर दुर्गा माँ का वाहन है, सांड तो नंदी है, कुत्ते को लेके भी हमने एक कुत्ता वो तो शनिदेव बेसिकली धर्मराज है। धर्मराज अबर बड़े बड़े वैसे ऑफेंसिव कमेंट्स आए हैं। हमने एक वो हमारा एक फॉर्मेट है ऑफिस रील का, उसमें हमने ओपिनियन लिए थे लोगों के, क्या गालियां पड़ी हैं कि इनको शनिदेव बताएंगे, इनको फला भगवान, जिससे भी कुत्ते को एसोसिएट कर रहे एक हैं। कहानी बताती हूँ मैं छोटी सी, हमारे ही उत्तराखंड की है। पांडवों का जब फाइनली वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो बेसिकली वो केदारनाथ की तरफ जा रहे थे, और वो जब चलने शुरू किए तो चलते चलते चलते, पहले केदारनाथ के बारे में मानते ही ये थे कि लोग वहाँ अपने प्राण त्यागने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में मतलब वो जनरली कोई लौट के आए ना आए, वो अपना, कभी कभी तो लोग अपना पिंडदान करके जाते थे तीर्थ पर। तो ये पांडव चले द्रौपदी के साथ, तो एक एक करके सबकी मृत्यु होते गई, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सबकी मृत्यु हो गई, और फाइनली बचे युधिष्ठिर, जो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और आखिरी में वो स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए। और उनके साथ कौन था, एक काला कुत्ता। तो स्वर्ग के द्वार पे उनको कहा गया कि आप तो अंदर आ सकते हैं, आप तो धर्मराज हैं, मतलब आप तो बिल्कुल, मतलब आपने तो हमेशा सच बोला है, हमेशा सही किया है, तो आप मगर कुत्ता नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, एक एक करके सब अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन ये कुत्ता मेरे साथ पूरे रास्ते आया है, तो अब इसका साथ मैं दूंगा। तो अब स्वर्ग में अगर ये नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब कुत्ते ने वापस धर्मराज का रूप लिया और कहा कि हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो वो कुत्ते के रूप में आए थे ये देखने के लिए कि युधिष्ठिर क्या वो वफादारी दूसरे के साथ निभा सकते हैं जो दूसरा उनके साथ निभाए, बिकॉज दैट इज धर्म। तो और कुत्ते के साथ जो हमारी एक वो है घनिष्ठता हमारी, सोशल जो साइंसेस में भी पढ़ा है, बहुत पहला ज्यादा इंसान है। का पहला दोस्त। एग्जैक्टली एक और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे कहीं द्वारका में एक सोसाइटी में 15-20 कुत्ते एक दिन मरे हुए पाए गए। लोग पहुंचे थाने कि भाई रिपोर्ट लिख लो, पुलिस ने कहा भाग जाओ, कुत्ते ही तो हैं। ये बेचारे रोते पिटते कहते रहे लिख लो लिख लो। अब कोई वही है ना कि कौन जानवर के केस में इतनी समय लगा सकता है, लोगों को भी अपने काम पे जाना है, चले गए।